भारत हूँ। मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ। युग पुरुषों की उंगलियां थाम कर चला हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 साल पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज हमारे पास साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो सिर्फ 3400 साल ही हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्षों का दावा क्यों करता हूँ? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? 3400 साल पहले के अवशेष उन्हें दिखाई देते हैं, लेकिन 5,000 साल पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कृष्ण नहीं दिखते। 7,000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते हुए राम नहीं दिखाई देते, और 8,000 वर्ष पहले रची गई ऋचाएं नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी, और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। अपने भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध था। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थीं, तो दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। सदियां बीतती रही, मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल रेंगा, लेकिन रुका कभी नहीं। कर्मयोग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा, और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी।
मैसेडोनिया का वो राजा सिकंदर महान, जिसकी सेनाएं विश्व विजय पर निकली थी, वो पर्शिया और गांधार को अपनी शमशीरों से चीरता हुआ मेरी सीमा में दाखिल हो गया। सिकंदर दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग जीत चुका था और मुझे जीतने ही वाला था कि मेरा वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस उसके पागल घोड़ों के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि पोरस हारा, सिकंदर विजय हुआ, लेकिन अफसोस मेरे इतिहासकारों ने कभी चुनौती नहीं दी, कभी पूछा नहीं यूनानियों से कि अगर सिकंदर जीता तो फिर खाली हाथ भारत से क्यों गया। सच तो यह है कि साम्राज्यों का भूखा वो गिद्ध मेरे बदन का एक टुकड़ा मांस भी नोच नहीं पाया। पोरस ने उसके खूनी पंजे तोड़ डाले, ऐसा हराया कि उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया और यूनान पहुंचने से पहले ही वो आदिवासियों के हमले में मारा है। वो कहानी तो सबने सुनी होगी कि सिकंदर ने मरते हुए कहा था, मेरे हाथ मेरे कब्र से बाहर रखे जाएं, ताकि संसार को पता चले कि सिकंदर भी खाली हाथ गया। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो हाथ खाली किसने किए थे। मैंने किए थे, मेरे पोरस ने किए थे। पर सिकंदर आखिरी नहीं था। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर और मंगोई भी घोड़ों पर चढ़ के धूल उड़ाते आए थे और मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए, मेरे ग्रंथ जला दिए और मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेशी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। शांति प्रियता 7 समुंदर पार से आए हुए अंग्रेज सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले ये गोरे अचानक राज सत्ताओं के स्वामी बन बैठे। विक्टोरिया की भेजी हुई पीढ़ियों ने मुझे ऐसा जकड़ लिया कि मेरी रक्त सराय पीड़ा से कराह उठी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं में मेरा मन घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कि कितनी बार मेरा स्वाभिमान लूटा। मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंगते बसंती गाकर फांसी के तख्ते पर झूल गए। मुझे याद आता है लाहौर सेंट्रल जेल, मेरा बेटा भगत अपने बैरक में कैद है। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है, तारीख नजदीक आती जा रही है। अंग्रेज ऑफिसर्स रॉबर्ट और बारकर उससे मिलने आते हैं, कहते हैं माफी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था, सॉन्डर्स की हत्या की थी। भगत ने रॉबर्ट और बारकर की बात मान के चिट्ठी तो लिखी। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? भगत ने लिखा, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूं, मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूं, भारत माता का सिपाही हूं। मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। बगैरत अंग्रेज सरकार एक देशभक्त की जरा सी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। पहुंचा दिया मेरे भगत को फांसी के तख्ते तक और मेरा भगत उसने सोचा मुझे तो वीर गति चाहिए, गोली नहीं तो फांसी ही सही। भगत फांसी का पन्ना ऐसी दीवानगी से चूमने लगा जैसे मेहंदी से सजी हुई अपने दुल्हन का हाथ चूम रहा हो। ऐ दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया,
पूछ मत तेरी जुदाई दिल पर कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है। हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना। ये था मेरा वीर बेटा भगत और मेरी बेटी जो दूध मुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए। लक्ष्मीबाई। मेरा एक और बेटा जो एल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए अनगिनत अंग्रेजी राइफलों से लड़ गया और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम बोल के मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। 25 वर्ष की भरी जवानी में मेरा आजाद मुझे छोड़ गया। और बढ़े मेरे वीरों ने काट के फेंक दिए। जो आंखें मुझ पर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए। मैं भारत हूं, बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियां हैं क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियां हैं।